हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। हमने किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसने नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में से जाके देख सकता है। सो लेट्स सी द वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना है या कुछ भी काम है, जो भी बिजनेस होता है सब कुछ मोस्टली लैंड से ही यूज़ होता है। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक 43% प्लेन जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में यूज़ होता है, 30% माउंटेन्स मोस्टली टूरिज्म में यूज़ होती हैं, और 27% प्लेट्यू जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल्स में रिच होता है। अब इसके बाद हम करते हैं बात लैंड यूटिलाइजेशन की, कि लैंड कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा 33% के अराउंड तो फॉरेस्ट में यूज़ हो जाता है। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जिस पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं होता, एग्रीकल्चर पार्ट नहीं होता। इसमें भी दो वैरायटी होती है, बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड के फॉर्म में रहते हैं, और नॉन एग्रीकल्चर यूजेज जैसे रोड्स, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो इनमें आती हैं। नेक्स्ट होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ये वो लैंड हैं इनसे अलग वाले। इसमें आते हैं परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसपे कि जैसे गाय भैंस वगैरह ये सब ग्रेजिंग वगैरह करती हैं। इसमें फिर होते हैं मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, जहाँ पे कहीं भी पेड़ वगैरह उग जाते हैं, वो टाइप वाले। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये वो लैंड होते हैं जहाँ पे 5 ईयर्स से ज़्यादा समय से एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं फेलो लैंड्स, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। करंट फेलो लैंड्स, ये वो एग्रीकल्चर लैंड होता है जहाँ पे 1 या लेस देन 1 ईयर में सिर्फ एग्रीकल्चर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट होते हैं अदर देन करंट फेलो लैंड्स, ये वो होते हैं जिसमें 1 to 5 ईयर के बीच का आता है इसमें, जहाँ पे वो यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया, ये वो एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ पूरे ईयर में एक बार ही एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट है एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर, मतलब एक साल से ज़्यादा टाइम से वो ग्रो हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड। प्लस नेट सोन एरिया जो सिर्फ साल में एक बार जिसमें ग्रोथ मतलब एग्रीकल्चर होता है। इन दोनों के एडिशन से हमें मिलता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में लैंड के यूसेज कैसे हैं। तो मेनली यूज़ ऑफ लैंड डिटरमाइन करते हैं 2 फैक्टर्स, एक तो फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोल टाइप्स, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देते हैं कि लैंड कैसे यूज़ होगा। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो लैंड भी और ज़्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो हम फॉरेस्ट एरिया को हटा के इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप कर रहे हैं। इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। डाटा जो हमें मिलता है लैंड यूज़ का, ये सिर्फ हमें 93% का अवेलेबल है। ये जो है जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स का अभी तक सर्वे नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस, लाइक जम्मू कश्मीर का आपको पता ही है। नेक्स्ट, लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर्स इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज होता जा रहा है। जो परमानेंट पैस्चर्स के लैंड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। और जो अदर देन करंट फेलो लैंड्स हैं ये भी डिक्रीज हो रहे हैं। इनके 2 रीजंस हैं, क्योंकि तो ये बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं, दूसरे अगर इन पे कोई कल्टीवेशन करता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो कोई करता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। और जो नेट सोन एरिया है वो हर एक स्टेट का वेरी करता है अलग अलग। जैसे कि हमें पता है पंजाब हरियाणा वाले साइड एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये 80% है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये सिर्फ 10% है, लाइक मणिपुर, असम वगैरह साइड में। लैंड अंडर फॉरेस्ट इज़ फार लोअर देन 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। हमारा जो ये पूरा जोग्राफिकल एरिया, इसमें जो फॉरेस्ट का एरिया वो 33% से भी बहुत कम है, और बहुत सालों से ऐसा चल रहा है। एक पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो 1952 है, जिसमें बताया गया था कि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो 33% होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन हम मतलब वो कि जहाँ पे हमारा लैंड वेस्ट टाइप में ही रहता है, यूज़ नहीं हो पाता सही से। तो हमारे पास ऐसा 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड है जो डिग्रेडेड है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, 28% तो फॉरेस्ट वाला एरिया जो डिग्रेडेड हो गया, 56% जो वाटर से ख़राब हुआ है, मतलब वहाँ पे वाटर से ऑक्यूपाई हुआ है, या जो इंडस्ट्री वगैरह वाटर में फैला देती है अपना गंद वगैरह, उसका। और जो रेस्ट है वो सैलीन और एल्कलाइन डिपॉजिट, सैलीन जो वाटर में सॉल्ट कंटेंट होता है, और एल्कलाइन जो केमिकल्स वगैरह से यूसेज होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन के ये मेन 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो होता है। सबसे पहला, माइनिंग साइट्स। क्या होता है, माइनिंग करते हैं फिर उस एरिया को हम यूज़ नहीं कर पाते, उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ये होता है झारखंड छत्तीसगढ़ वाली साइड। ओवर ग्रेजिंग, कि मतलब एक तो ग्रेजिंग हो और एक अनलिमिटेड एक्सटेंट से ज़्यादा ग्रेजिंग करवाना, वो भी गलत है, ये है राजस्थान गुजरात वाली साइड।
और जो ओवर इरिगेशन होती है ये हमारा मोस्टली पंजाब हरियाणा में होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खेती करने के लिए लोग ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे वो मिक्स होके लैंड में हो जाता है। तो इससे ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी और एल्कनिटी सॉइल में बढ़ जाती है। मिनरल प्रोसेसिंग, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। जैसे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रीज़ अपना सारा वेस्ट लैंड में वाटर में पास आउट कर देती है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम इसको कंजर्व कैसे करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एफॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट को और ज़्यादा, प्लांट्स को और ज़्यादा लगाना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग होती है उस पर कंट्रोल रखना, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट्स हम जो जैसे एरिया होता है उसके साथ में क्रॉप्स लगा देते हैं बेल्ट की शेप में, बेल्ट टाइप में ऐसे लाइन में, तो उसको करने से भी बहुत ज़्यादा हमारी लैंड इरोजन वगैरह नहीं होती, जिससे लैंड डिग्रेडेशन कम होती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो हमारे एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट लैंड्स हैं उनका अच्छे से मैनेजमेंट करना, ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है जिससे हम कंजर्व कर पाएंगे। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह वेस्ट वगैरह जो पास आउट करती है उसका एक ट्रीटमेंट भी होता है, उस ट्रीटमेंट को यूज़ करके उसमें से काफ़ी हद तक केमिकल्स हम साफ़ कर पाते हैं, तो ये यूज़ करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। नेक्स्ट है सॉइल, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एक रेन्यूएबल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ का मीडियम बनता है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट भी करता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। हम एलुवियल सॉइल से स्टार्ट करते हैं। एलुवियल सॉइल वो है जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुई है नॉर्दर्न प्लेन्स में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिपॉजिटेड हुई है 3 हिमालयन रिवर सिस्टम से। वो 3 रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और ये डेल्टाज में मिली हैं, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसमें 2 टाइप्स होती हैं, भांगर खादर, 9th क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, इतना तो पता होगा। भांगर जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स होते हैं, खादर जहाँ पे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जो खादर है वो भांगर से ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें मोस्टली न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं जैसे कोई पोटैश, फॉस्फरिक एसिड और लाइम, जिनका अच्छा एडिक्वेट अमाउंट है। इसमें हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, हम ये वाले क्रॉप्स ग्रो करते हैं, शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल क्रॉप्स और पर्ल्स क्रॉप्स। ये ज़्यादातर इंटेंसली कल्टिवेटेड है और डेंसली पॉपुलेटेड है। हमारी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक इन कलर। इसका एक दूसरा नेम है रेगर सॉइल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो की जाती है, इसलिए इस सॉइल का एक और नेम है जिसको हम कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ये कहाँ पे स्प्रेड हुई है? डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी और कृष्णा वैलीज के आसपास भी स्प्रेडेड है। इसका जो मटेरियल है वो क्ले ही है, बहुत ही फाइन है, और जो क्ले मटेरियल है वो मोस्टली अपने मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब माना भी जाता है। और जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो सॉइल है वो रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम में है, लेकिन जो फॉस्फोरिक कंटेंट है उसमें ये पुअर है, वो इसमें ज़्यादा नहीं है। ये अपने जैसे जब ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो इसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, जैसे कि ड्रॉट टाइम में हो जाते हैं, लेकिन ये क्रैक्स इसके लिए हेल्पफुल है। इससे क्या होता है, प्रॉपर एरिएशन ऑफ सॉइल, मतलब हवा पास अंदर बाहर सॉइल में आराम से हो जाती है, तो इसमें डीप क्रैक्स होने का इसको फ़ायदा है। ये स्टिकी होती है जब ये गीली होती है, ज़्यादातर क्ले सॉइल हमें भी पता होगा स्टिकी होती हैं, तो जब इस पे हमें दोबारा काम करना है, अपना एग्रीकल्चर करना है, तो इसको हमें टाइल करना पड़ेगा, मतलब प्लोइंग टाइप, उसको दोबारा बार अच्छे से करना पड़ेगा ताकि इस पर अच्छे से काम हो सके। रेड एंड येलो सॉइल, तो नाम से ही पता चल रहा है रेड एंड येलो। बेसिकली क्या है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, जो लावा होता है उससे जो सूखे रॉक्स बन जाती है, ये मेनली उस एरिया में फाइंड होती हैं जहाँ पे रेनफॉल लो है। ये कहाँ मिलती है? ईस्टर्न साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, और कुछ पिडोमेंट जोन है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के वहाँ, तो ये वहाँ पे मिलती है। रेड येलो मोस्टली हमने देखी भी है, इसी एरिया में मिलती है रेड कलर की सॉइल। ये रेडिश कलर किस रीज़न से होता है? क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है, और जो ये आयरन का डिफ्यूजन है ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है, इसलिए ये रेडिश कलर डेवलप करती है। ये एक और कलर डेवलप करती है येलो कलर, वो कब करती है? हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, नाम में भी इसलिए नाम इसका रेड एंड येलो सॉइल रखा हुआ है। नेक्स्ट सॉइल पे आते हैं हम, लेटराइट सॉइल। ये लेटराइट वर्ड एक लेटिन वर्ड से मैच करता है, वो है लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक्स।
रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे सॉइल मिलती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लीचिंग हो जाती है। इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एसिडिक है, पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं है इसमें। ये कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्टर्न बंगाल के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। और ये मेनली ये सॉइल डेसिडियस और एवरग्रीन को बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के आसपास ये लेटेराइट सॉइल ही होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोजन और डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेन होने की वजह से जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की वो हट भी जाती है काफ़ी टाइम। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये एरियाज़ में जहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलती है वहाँ पे मोस्टली टी और कॉफ़ी ग्रो होती है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पे मिलती है हमें रेड लेटराइट सॉइल, जहाँ पे कैश्यू नट मतलब काजू, यहाँ पे ये उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। इसका जो कलर होता है वो रेड टू ब्राउन में रेंज करता है। ये सैंडी इन टेक्सचर होती है, सैलाइन इन नेचर मतलब सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये बहुत जल्दी सूख जाती है, इवेपोरेशन जल्दी होती है। इन सारी रीजंस की वजह से इस सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस बहुत कम होता है। तो जिन एरियाज़ में वाटर इरीगेशन की फैसिलिटी अच्छे से होती है ये वहीं पर अच्छे से ग्रो कर पाएगी, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह। तो वेस्टर्न राजस्थान में अगर हमें सॉइल को कल्टीवेटिव बनाना है तो हमें वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम चाहिए होगा। नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट टाइप एरियाज़। फॉरेस्ट मोस्टली हमें हिली और माउंटेनियन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होती है। अब जो स्नो कवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एक तो डेनुडेशन होती है, दूसरा वहाँ पे एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट होता है, क्योंकि स्नो है, रेन की अवेलेबिलिटी थोड़ी लो होती है। और जो वैली के लोअर पार्ट्स होते हैं, रिवर टेरेसेस, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। जैसे हमने देखा भी होगा, हम जब हिली रीजन्स में जाते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, तो वो वहाँ पे वो एरियाज़ फर्टाइल होते हैं, वो इसलिए की जाती हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन वो होता है जब सॉइल ऊपर से हट जाती है, इरोड हो जाती है कहीं, जैसे हवा से, विंड से, बहुत सारी चीज़ें जिससे वो ऊपर से फ्लो आउट हो जाती है। ये मेनली दो तरीक़ों से होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फोर्सेस। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उससे सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तो वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती। नेचुरल फोर्सेस, विंड, ग्लेशियर और वाटर, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। गलीज़ वो होती हैं जब रनिंग वाटर, जैसे कि बहुत ज़्यादा लिमिट में पानी एक जगह चल रहा है तो छोटी छोटी गलियाँ जैसी बन जाती हैं, उनको हम गलीज़ बोलते हैं। ये मोस्टली क्लेई सॉइल में होती हैं जो डीप चैनल्स बना देती हैं, पतली पतली। बैडलैंड वो होता है जो कल्टीवेशन के लिए अब फिट नहीं है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, वहाँ पे अभी हम एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर सके। और चंबल बेसिन एक जगह है, वहाँ पे बैडलैंड को रिवाइन्स कहते हैं, ये पूछा जाता है। शीट इरोजन वो होता है जब पानी के थ्रू ऊपर से सॉइल की एक टॉप लेयर बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये मोस्टली स्लोपी एरियाज़ में होता है या वहाँ पे ऐसे ही पूरी क्लियर हो जाती है। विंड इरोजन, जहाँ पे विंड की वजह से सॉइल उड़ जाती है, काफ़ी तेज़ विंड आने की वजह से ऊपर वाली टॉप लेयर हट जाती है। अब इनको बचाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कॉन्टोर प्लोइंग होती है जब हम कॉर्नर के एरियाज़ में थोड़ी सी अच्छे से प्लोइंग कर दे, जैसे मिट्टी लगा दे, तो वहाँ पे डिसलरेट फ्लो ऑफ वाटर, उससे ज़्यादा पानी इधर उधर नहीं जाएगा। मोस्टली खेतों में किया जाता है ऐसा। टेरेस फार्मिंग हमने सबने देखी है हिली रीजन्स में, वहाँ पे टेरेसिस छोटी छोटी कट्स बना देते हैं नीचे नीचे, ताकि अच्छे से सॉइल रहे वो स्ट्रॉन्ग रहे, ज़्यादा फिसले नहीं। रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है जब हम छोटे छोटे प्लांट्स लगा देते हैं एक लाइन में कहीं पे। इससे क्या होता है, ब्रेक्स फ्लो ऑफ विंड। जब उनकी रूट्स कहीं पे अच्छे से फिक्स हो जाएंगी तो जो सॉइल होगी हमारी वो इधर उधर फ्लो नहीं कर पाएगी। शेल्टर बेल्ट्स, ये होता है जब हम ट्रीज़ को एक कॉर्नर में अलग बेल्ट की तरह एक लाइन में फॉर्म कर देते हैं। ये इन शेल्टर बेल्ट्स ने बहुत हेल्प किया सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइजेशन दिलाने में। सैंड ड्यून्स वो होते हैं जो मतलब रेत के टीले ऐसे, वहाँ पे हम शेल्टर बेल्ट्स का मोस्टली यूज़ करते हैं। सो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके फुल डिटेल्ड नोट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डले हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अपडेटेड रखना।